नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य केशव शर्मा आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय जिस पर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है राहु का प्रभाव एवं असर और कैसे वो बाधा उत्पन्न करता है, बनते कार्य को बिगाड़ देता है और उसका निवारण क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों, देवी और सज्जनों। हमने आमतौर पे देखा होगा कि बहुत से आपके जीवन में कार्य आप मेहनत से, प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी बना के सब करते हैं, मगर अंत में जाके वो सब काम बिगड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा सांप सीढ़ी का खेल, 99 तक पहुंच गए, सांप ने काट खाया, नीचे वापस आ गए, बैक टू स्क्वायर वन जैसे हम कहते हैं। इसका कारण क्या है? जातकों कुंडली में जो भी लग्न के जातक हैं, जो भी राशि के जातक हैं, उनके राहु की स्थिति को देखा जाता है। मुख्यतः जिसके कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण होता है, उसके या काल सर्प दोष का निर्माण होता है, उस जातकों की कुंडली में ये मुख्यतः पाया गया है। अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है, उसको पितृदोष निर्माण भी कहते हैं और एक सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं। चाहे वो किसी भी घर में वो बने, इसका मतलब यही है कि आपकी प्रगति, आपकी समृद्धि सब पर ग्रहण लग गया। जैसे सूर्य ग्रह का राजा है और राहु छाया ग्रह है, तो राहु के असर से, सूर्य राहु के एक घर में बैठने से, एक खाने में बैठने से ग्रहण दोष निर्माण होता है। तो सूर्य के तेज को वो ग्रहण लगा देता है। या चंद्र और केतु किसी भी घर में बैठे तो अपयशता, कलंक का निर्माण करता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं पंडित जी हमारा 99% काम होके 0 में आ गए। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि राहु जो है, अगर अपने ही राशि में उच्च का होकर बैठे, राहु नीच का होकर अगर बैठे किसी शत्रु राशि में, अपने ही नक्षत्र में, जैसे स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो मुख्यतः देखा गया है कि वो व्यक्ति के कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और उनके 99% काम पूरे होने के बाद जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता है, जब उसकी सक्सेस एकदम हाथ के 2-3 अंगुली बच शेष रहती है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यह है राहु का प्रभाव। देखिए सज्जनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहु चाहे प्रथम घर में बैठे, द्वादश में बैठे, चतुर्थ भाव में बैठे या षष्ठेश होकर बैठे, राहु अगर उच्च का है तो आपको करोड़पति बना देगा। राहु अगर नीच का है, सम का है, तो उसके प्रभाव उस अनुसार रहते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। एक छोटी सी कथा आपको लोगों को बताना चाहूंगा। जब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, तब राहु देव रूप धरकर अमृत को चखने देवताओं के समूह में घुस गया। विष्णु भगवान के मोहिनी रूप के द्वारा वो अमृत सब देवताओं को पिलाया जा रहा था। उस छल से अनभिज्ञ मोहिनी रूपी विष्णु भगवान ने उसे अमृत का पान कराया। अमृत की कुछ बूंदे से कंठ तक पहुंच गई थी, तभी उसका भेद खुल गया और वो वहां से भाग गया। परंतु विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि उसने अमृत को पी चुका था, चख चुका था, जो कंठ तक चला गया था, तो वो जीवित रह गया और सिर के भाग को राहु कहा गया और धड़ के भाग को केतु कहा गया। चूंकि एक ही शरीर के 2 भाग बन गए, इसलिए शिव के आशीर्वाद से ये 180 डिग्री कुंडली में बैठते हैं। आप देख लीजिए, राहु और केतु की डिग्रियां समानता, मुख्यतः आप जो भी हैं वो सब सेम रहती है
और 180 डिग्रीज एंगल में ही बैठती हैं। तो इसका कारण यही है कि सिर है वो धड़ है। तो मुख्यतः सूर्य राहु राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है और केतु चंद्र को ग्रहण लगाता है। कुंडलियां होती हैं, अगर मैं कहूं तो सूर्य केतु की भी युति होती है, चंद्र राहु की भी युति होती है, पर ये कम देखा गया है। तो इसका अगर राहु उच्च का अगर आप दो स्थितियां बनती हैं, अगर कोई भी खाने में राहु और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो ग्रहण दोष तो निर्माण हो ही गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भूत पिशाच प्रेत जो योनि के हैं वो हवाएं आपके काम में बाधक बनेगी। ऊपरी हवा जो कहते हैं या कोई भी धर्म के विशेष कहते हैं, उसमें आपके काम के बाधा पड़ती है। मन मस्तिष्क में कंफ्यूजन उत्पन्न होती है, प्लानिंग बिगड़ जाती है। तो इसका निवारण क्या है? कैसे इसके कुप्रभाव से या दुष्प्रभाव से बचा जाए? इसके विषय में किसी भी ज्योतिषाचार्य ने अभी तक व्याख्या नहीं की है। तो मैं आपके सामने ये स्थिति को निवारण के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। जब कभी सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है, पहले तो होता है कि ग्रहण दोष हो गया, पितृ दोष के निर्माण हो गई, तो आप पितृ दोष की शांति हेतु किसी भी आप गया चले जाइए, पिंडदान कीजिए, त्रिपिंडी पूजा कीजिए, हरिद्वार में कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः गया जाने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। कुछ लोग उसके उज्जैन में करते हैं, शिव नदी के तट पे, कुछ नासिक में करते हैं। ये चारों जगहों विशिष्ट रूप से इनको पितृदोष शांति हेतु माना गया है। लेकिन सर्वप्रथम गया जिला, गया बिहार में ही इसका पूर्णतः इसका निवारण हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है, अब काल सर्प दोष होता क्या है? काल सर्प दोष एक सांप को दर्शाता है। सांप सीढ़ी का खेल है, वैसे ही काल सर्प अगर बहुत से आपके जो ग्रह हैं लगन कुंडली में एक तरफ होके बैठ गए हैं, राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री के लाइन के इस तरफ ज्यादा तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल सर्प दोष भी आपके काम में बाधक बनता है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, सोचे हुए काम बिगड़ पड़ जाते हैं। बस आप सोचते रहते हैं, काम कुछ नहीं होता। अगर आप करते हैं बिना प्लानिंग के वो भी काम विफल हो जाता है, सब तहस नहस हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। काल सर्प दोष तो सबको ये जितने भी वैदिक ज्योतिष है, जो भी है, पंडित हैं, मौलवी हैं, जिनके ये कुंडली में ये सब देखा गया काल सर्प दोष का निर्माण पाया गया, उन्हें यही सजेस्ट किया जाता है कि आप नासिक चले जाएं, उज्जैन चले जाएं और वहाँ काल सर्प दोष का शांति करा लें। ये उपाय तो सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा मानना ये है, जितने भी मैंने ग्रंथों और साथ के मैंने ज्ञान अर्जित किया है, उसके तहत मैं एक थोड़े से इसमें डिफर करना चाहूँगा। मेरी राय थोड़ी भिन्न है। इसका कारण पहले तो बताऊंगा क्यों भिन्न है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी लगन घर में आपके जीवन काल में कहते कि शांति करा दो, उसकी शांति करा दो, ठीक है, उससे निवारण होता है। मगर जो ईश्वर ने आपके पिछले जन्म कर्मों से आपके जो भाग्य इस जन्म में लिख दिया है, उसमें आपको राहत मिल सकती है। पूर्णतः निवारण तो कम ही पाया गया है। हाँ, अगर आप सब इन जगहों में जाकर अगर सिद्धि विद्या मंत्र चार से करते हैं, तब आपको इसमें राहत मिल सकती है। किंतु इसका वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा कि काल शब्दों की शांति अवश्य कराएं। भले ही मेरे थोड़े से भिन्न हो सकते हैं राय, मगर मैं पूर्णतः ये भी कहना चाहूंगा कि नहीं, आप काल शब्द की शांति नासिक में ओमकारेश्वर हैं, उज्जैनी में महाकालेश्वर हैं, जहाँ ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है कि ये कष्ट आपके जीवन काल से समाप्त हो जाएंगे और आप एक समृद्धि प्रगति भरा जीवन आप जी सकते हैं। अच्छा।
थोड़ा सा मैं चंद्र और केतु की युति पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप देखे होंगे बहुत जगह कुंडलियों में लगन भाव में चंद्र केतु या नवमांश में चंद्र केतु की युति देखी गई है। मान लीजिए चंद्र केतु द्वादश में बैठा हो, चंद्र केतु षष्ठेश में बैठा हो, या मूल त्रिकोण 4 खानों में बैठा हो, युति बनती हो, या लाभेश के स्थान में बैठा हो। इसका अर्थ क्या है? देखिए, चंद्र भी एक शीतल ग्रह है और उसे भी वो भी एक उपग्रह की तरह पृथ्वी के सौरमंडल में चारों तरफ विचरण करता है। चंद्र एक सूर्य की रोशनी से नहाया हुआ ग्रह है। अपना तो कुछ नहीं होता उसका, मगर वो शीतलता प्रदान करता है। तो केतु के साथ युति होने से क्या करता है? किसी के वैभव में, किसी के आभा में, किसी के शरीर में वो एक ग्रहण सा, एक काली ग्रहण सा वो भी उत्पन्न करता है और वो सीधे कलंक की ओर दर्शाता है। जिस जातक के कुंडली में चंद्र और केतु की युति पाई गई है किसी भी खाने में, उसमें ये सिद्ध है कि उसको कलंक या अपयश लगेगा। भले वो कुछ करे ना, किसी के बुरा चाहे ना भी करे, लेकिन बैठे बिठाए उसको कलंक की प्राप्ति होती है। और वो कलंक को धोने में काफी समय लग जाता है। कभी कभी जीवन काल में वो निष्कलंक हो नहीं पाता है, क्योंकि इसके लगन कुंडली में दोष के अनुमान। तो मैं यही जातकों, महिलाओं को कहना चाहूंगा, जिस चंद्र और केतु की युति अगर महिलाओं की कुंडली में पाई जाती है, खासकर सिंह लगन एवं सिंह राशि या तुला लगन या तुला राशि, तो आप सावधान हो जाएं। अपिष्टा, अपयश भाव आपको बैठे बैठाए मिलने वाली है। कलंक आपके माथे सर चढ़ने वाली है। भले आप लाख किसी को प्राण निकाल के दे दे अपना भी, तो भी वो कलंक ही लगेगा, आपको श्रेय नहीं मिलेगा। तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष और चंद्र केतु का ग्रहण दोष, ये सब प्रगति में बाधक है और सुख समृद्धि में बाधक है। तो भाई इसका निवारण क्या है? चंद्र केतु को कैसी शांति कराया जाए? तो देखिए, चंद्र और केतु दोनों उपग्रह हैं, एक छाया ग्रह है और एक ये है। तो शिव जी के इसका एक ही उपाय है। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, द्वारका में, उसे चंद्रमा भगवान ने ही बनाया था और अपने को श्राप मुक्त करने के लिए ही उसमें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसमें 27 लोटा जल, गंगा जल, अगर आप पूरे विधि विधान से वहां पे जाके आप चंद्रमा की उपासना करें, शिव जी की पूजा करें, जो चंद्रमौली हैं, तो इस दोष का निवारण हो सकता है। देखिए, भारत की जो संरचना हुई है भारतवर्ष की, और जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हमारे सब विद्यमान है, वो 180 डिग्रीज और एक परपेंडिकुलर एंगल में ही बने हैं। सब वैज्ञानिक ही सिद्ध है। इसलिए जातकों, आप ग्रहण दोष से या काल दोष से या चंद्र केतु की युति से डरे ना, भयभीत ना हो। सबका उपचार निवारण है और मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव ना पड़े, नकारात्मकता ना रहने इनके द्वारा। आप सकारात्मकता की सोच रखें तो ये इनके दुष्प्रभाव कम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर सूर्य राहु का ग्रहण दोष है तो अपना कान छिदवा ले। एक और उपाय है, कान छिदवा ले और बाएं कान में या कोई भी कान में, खास मुख्यतः बाएं कान में सोने की एक ईयर पाइप धारण कर ले। और चंद्र केतु की युति वाले को मैं ही कहूँगा, चांदी का एक छल्ला कान को छिदवा के धारण कर ले, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस उपाय से काफी हद तक, मैं तो कहता हूँ 80% लाभ मिलता है और आपके कार्य बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और कार्य सिद्ध होने लगते हैं और टारगेट की अचीवमेंट होने लगती है। चाहे वो आपके नौकरी व्यवसाय की बात हो, चाहे आपके पर्सनल जीवन की बात हो, सब तरफ आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। एक रामबाण उपाय मैंने बता दिया जातकों आपको इस वीडियो के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें
और मुझे संपर्क भी करें। आपको कुछ भी वीडियो में समझ नहीं आया, आप किसी की व्याख्या चाहते हैं, उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ। तो मेरा दिया हुआ नंबर है 7482032940, जिस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के। ठीक है मित्रों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और कृपया लाइक और सब्सक्राइब, दोबारा मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।